डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी कृतिका भाग 1 में लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्लास 9th की एकांकी में सबसे बेस्ट एकांकियों में से एक मानी जाती है। इस एकांकी में लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर कटाक्ष किया है। किस प्रकार से भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दीन दशा है, लोगों की अमानवीय सोच, अमानवीय व्यवहार के कारण स्त्रियों की दशा कैसी दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जाती है। इस पर जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और स्त्रियों की शिक्षा तथा उनके आत्मविश्वास और साहस को भी दर्शाया है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले कहानी के मुख्य पात्रों की और कहानी के अन्य पात्रों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कहानी के मुख्य पात्रों की अगर बात करते हैं तो कहानी के मुख्य पात्रों में सर्वप्रथम रामस्वरूप है। रामस्वरूप इस कहानी में एक बेबस और लाचार पिता के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिनकी यह मानसिकता होती है कि उनकी लड़की पढ़ी लिखी है, फिर भी वे अपनी लड़की को कम पढ़ी लिखी बताकर अच्छे परिवार में उसका विवाह, उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। दूसरी कहानी की मुख्य पात्र है प्रेमा, जो रामस्वरूप की पत्नी है। एक अच्छी माँ का फर्ज निभाती हुई इस एकांकी में कहानी में दिखाई पड़ती है और अपनी पुत्री, अपनी बिटिया के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करती रहती है। कहानी की तीसरी जो पात्र है वो है उमा। देखिए, कहानी की जो तीसरी पात्र उमा है, यही कहानी की नायिका है। एकांकी इसी उमा के इर्द गिर्द ही पूरी पूर्ण होती है, क्योंकि उमा ही इस कहानी की मुख्य नायिका के रूप में दिखाई गई है। उमा पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट और नए विचारों वाली लड़की है। और कहानी के अगले पात्रों की बात करते हैं तो कहानी के अगले पात्र हैं गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद कौन है? गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के परम मित्र हैं और उसकी रामस्वरूप की लड़की अर्थात उमा से अपने बेटे का विवाह करने के लिए आए हैं। गोपाल प्रसाद भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पेशे से वकील हैं, किंतु पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं। और कहानी के अंतिम पात्र की बात करते हैं तो कहानी का अंतिम पात्र है शंकर, जो गोपाल प्रसाद का लड़का है, पढ़ा लिखा है, बीएससी कर चुका है और इस समय लखनऊ की मेडिकल कॉलेज में तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। शंकर का विवाह उमा से कराने के लिए रामस्वरूप और गोपाल दोनों आपस में विचार करते हैं और इस प्रकार से रामस्वरूप के घर गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर को लेकर आते हैं। तो ये कहानी के ये सभी मुख्य पात्र हैं। अब बात करते हैं कहानी के अन्य पात्रों की। तो देखिए, हर कहानी के मुख्य पात्रों के साथ साथ अन्य पात्र भी होते हैं और अगर कहानी के अन्य पात्रों की बात की जाए तो अन्य पात्रों में नौकर रतन, जो कहानी में तख्त को उठाता है, बाबूजी रामस्वरूप के साथ तख्त को उठाता हुआ दिखाई पड़ता है, बीच में ही करके हंसता भी है। तो वो नौकर रतन जो है वो कहानी का अन्य पात्र है। और भी नेपथ्य में, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? नेपथ्य का अर्थ होता है साइड में या पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे आप देखते हैं बात होती रहती है, फ़ोन पर भी वार्तालाप होता है, आपस में जो वस्तुओं को मंगाने की बात होती है, तो वह सब नेपथ्य में अर्थात अन्य पात्रों के अंतर्गत वे सभी आते हैं। और अब बात करते हैं कहानी के सारांश की। तो कहानी का सारांश बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के छोटे से कमरे से प्रारंभ होती है। नौकर रतन और मालिक बाबू रामस्वरूप एक तख्त को, चौकी को नीचे से उठाकर ऊपर के कमरे में ले जाते हैं। दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। उनके घर एक आगंतुक मेहमान आने वाले थे, जो थे रामस्वरूप के परम मित्र गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद का लड़का जवान हो चुका है, बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करके लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और रामस्वरूप की लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी है और आगे की तैयारी वह करना चाहती है, किंतु पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई कराने से मना कर दिया और अब उसका विवाह अपने मित्र गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से कराना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ
रामस्वरूप के घर पर आने वाले हैं, उसी की तैयारी में उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। उनकी पत्नी उमा भी घर में बहुत सारे साज सज्जा के सामानों को मंगाती है दुकानों से, नौकर से अच्छी तरीके से उस कमरे को सजवाती है जहाँ पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आकर बैठते। प्रेमा अपने पति रामस्वरूप से कहती है कि अपनी लाडली बिटिया को समझाओ, वो सज धज कर तैयार होकर अच्छे से उनके सामने आए, अच्छे से वर्ताव करे, नहीं तो वे लोग क्या समझेंगे। रामस्वरूप कहता है कि उमा को, लड़की का नाम उमा था, रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को जाकर यह भी समझा देना कि उन लोगों के सामने यह मत बताए कि कितना पढ़ी है। अगर वे लोग पूछते हैं तो केवल यही बताए कि मैंने मैट्रिक की पढ़ाई की है। देखिए, उमा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, नए ख्यालातों की, नए विचारों की लड़की है, किंतु पिता का दर्द समझकर वह उस समय कुछ भी नहीं बोल पाती है। रामस्वरूप जैसा चाहते थे वैसा अब तक घटित होता उन्हें दिखाई पड़ रहा था, और मेहमान के आने से पहले वे अपने नौकर को कुछ मिष्ठान वगैरह लेने के लिए भेज देते हैं। तभी मेहमान आगंतुक आ जाते हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर को सत्कार के साथ बैठाते हैं, वार्तालाप होती है और रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। शंकर से रामस्वरूप उसकी पढ़ाई के विषय में पूछता है। शंकर थोड़ा दब्बू किस्म का लड़का है। रामस्वरूप भी बीच में हैं करके हंसते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि वो लड़के के पिता थे और वे अपने उस परंपरा को, उस रूढ़िवादी विचारों के बड़े भक्त थे जिसे आज तक वो निभाते आ रहे थे। कहने को तो गोपाल प्रसाद पेशे से वकील थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता आप समझिए कि वे चाहते थे अपने पढ़े लिखे पुत्र के लिए एक अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। ऐसी बहू जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, जो उनके अनुसार कार्य करे, जो उनके घर में बहुत अधिक पैसे का दुरुपयोग ना करे, जो उनके बताए हुए अनुसार ही कार्य करे और जैसा वे चाहते हैं वैसा ही जीवन यापन करे। तो इस प्रकार से उनको एक बहू नहीं बल्कि उनको एक नौकरानी की आवश्यकता थी। वे वार्तालाप घर में बैठकर दोनों मित्र और शंकर करते हैं। तब उमा चाय की प्याली लेकर आती है। उमा और शंकर एक दूसरे को देखते हैं, किंतु उमा ने शंकर को देखते ही जैसे उसके मन में एक बात कौंधती है, किंतु वह पिता का सम्मान रखती है और अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं करती है। गोपाल प्रसाद उमा से बात करते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई से के संबंध में पूछते हैं, किंतु बीच बीच में रामस्वरूप के टोकने पर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को मना कर देते हैं कि आप लड़की को बोलने दीजिए। स्वरूप शांत हो जाते हैं और तब उमा से वार्तालाप होती रहती है। जब उससे गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है, तो उमा झूठ नहीं बोल सकती है। उमा बताती है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। इतना सुनते ही गोपाल प्रसाद गुस्से में क्रोधित, गुस्से में लाल हो जाते हैं, उनका चेहरा तमतमा उठता है और वो रामस्वरूप से कहते हैं कि रामस्वरूप, तुमने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी लड़की मैट्रिक पास है और यह तो ग्रेजुएशन कर चुकी है। मुझे ग्रेजुएशन बहू नहीं चाहिए। और उस समय रामस्वरूप एक पिता की जैसी संवेदनाएं होती है उस प्रकार से रामस्वरूप उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथों को जोड़ने लगते हैं। तब उमा अपने पिता को रोक कर कहती है कि पिताजी, आप इनके सामने हाथ मत फैलाइए, इनके सामने हाथ मत जोड़िए, क्योंकि मैंने अगर पढ़ाई कर ली है तो कोई गुनाह नहीं किया है। इनके लड़के से अच्छा संस्कार है मेरा। इनके लड़के को देखिए, इनका लड़का लड़कियों के हॉस्टल में जाता है, अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी पिटाई हुई थी। साथ इतना कहते ही गोपाल प्रसाद समझ जाते हैं कि यह लड़की तो पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन कर चुकी है। गोपाल प्रसाद से और उमा से बहुत सारी बहस होती है। तब उमा कहती है कि आपके लड़के से अच्छा संस्कार मेरे पिताजी ने दिया है, कम से कम मेरा चरित्र तो अच्छा है, आपके लड़के का तो चरित्र भी अच्छा नहीं है। इससे पूछिए, लड़कियों के हॉस्टल में जब इसकी पिटाई हुई थी, इसने वार्डन का पैर पकड़कर माफ़ी मांगा था और गिड़गिड़ाने लगा था, तब कहीं जाके वहाँ से हॉस्टल से भागा था। और जाते जाते गोपाल प्रसाद चिढ़कर वार्तालाप कर रहे थे उमा से। तब उमा कहती है, रीढ़ की हड्डी। देखिए, कहानी की सार्थकता यहाँ सिद्ध होती है। जो कहानी जगदीश चंद्र माथुर ने कहानी का नाम लिखा है रीढ़ की हड्डी, एकांकी का नाम रखा है रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी की सार्थकता सिद्ध होती है। उमा ने कहा कि आपके लड़के की तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, अर्थात बैकबोन कह के गोपाल प्रसाद को चिढ़ाती है। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ उसके घर से चले जाते हैं। इस प्रकार से यह एकांकी समाप्त होती है। और आइए अब देखते हैं कहानी के मुख्य बिंदुओं को। कहानी के मुख्य बिंदु
आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उन मुख्य मुख्य बिंदुओं का भावार्थ आपको व्यक्त कराता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एकांकी का पहला महत्वपूर्ण बिंदु है राम स्वरूप द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी। तो देखिए, एकांकी का जब पर्दा खुलता है तो राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं और उधर प्रेमा भी अतिथि कक्ष को सजाने में, उसकी साज सज्जा करने में लगी हुई है। और एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। राम स्वरूप और प्रेमा अपने नौकर के साथ मिलकर अपने अतिथि आगंतुक के आने की सभी तैयारी पूरी करते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है, न ही शादी करने के लिए उतनी उत्साहित है। राम स्वरूप पत्नी से कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और राम स्वरूप अपनी पत्नी उमा से कहते हैं कि उमा, बेटी की पढ़ाई को छिपाना भी है। राम स्वरूप उमा को आने वाले अतिथियों के विषय में बताते हैं और इतना बताकर राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजे। और एकांकी का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। नौकर रतन आकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं, तो वे जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचते हैं। राम स्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें घर में प्रवेश करा के बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। राम स्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई के संबंध में पूछते हैं। तब गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था, जिसके कारण इसकी पढ़ाई अवरुद्ध हो गई थी। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप का हंसी मजाक। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप अपने ज़माने की बात याद करते हुए कहते हैं कि इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत अधिक थी। वे अपने उस ज़माने में पढ़ने लिखने का भी रौब दिखाते रहते थे और बीच बीच में अपने ज़माने से पढ़ी हुई मैट्रिक और एमए के अच्छे अंग्रेजी के लेखों की बातें किया करते थे। अचानक गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाते हैं। फिर वह पीछे वाले कमरे में शंकर और उमा की शादी के संबंध में वार्तालाप करते हैं। और अगला मुख्य बिंदु है उमा का प्रवेश और उससे पूछताछ। और तभी उमा नाश्ता, चाय की प्याली और पान की तस्तरी लेकर प्रवेश करती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है, किंतु आंखों पर चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। राम स्वरूप सफाई पेश करते हैं। पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद उमा से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तभी राम स्वरूप सफाई देते हैं। यह बेचारी शर्माती है। एकांकी का अंतिम मुख्य बिंदु है उमा से बहस और डांट फटकार। रूप के बार बार जवाब देने पर गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुँह खोलने दीजिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूँ भाभी जी, जब कुर्सी मेज बिकती है, दुकान कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं हम, जिन्हें कसाई अच्छी तरीके से देखभाल कर। इतना कहते कहते उमा रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को सुनकर अपना अपमान मानते हैं। राम स्वरूप उमा को डांटते हैं। तभी उमा कहती है कि बाबूजी आप मुझे बोलने दीजिए। और उमा कहती है कि आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ज़रा इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा कहती है, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है, आपके पुत्र की तरह मैं ताक झाक नहीं करती हूँ। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं।
वे उठकर वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है कि जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। राम स्वरूप धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार एकांकी के मुख्य पात्र, एकांकी का सारांश, एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा पूर्ण होती है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।